पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश। पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश के अंतर्गत पहला यूनिट आप लोग का स्टार्ट हो चुका है और सेकंड यूनिट में आज आप लोग को शुरू करने जा रही हूँ। तो सेकंड यूनिट में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। स्टूडेंट, पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं कि किस तरह से जो आपका फर्स्ट यूनिट है उसके अंतर्गत आप लैंग्वेज की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है लैंग्वेज, किस प्रकार से लैंग्वेज डेवलप होती है। ये सारी चीज़ों के बारे में लैंग्वेज पे हमारा जो पहला यूनिट है वो पूरी तरह से डिपेंड है। इसी क्रम में जो हमारा सेकंड यूनिट है कि किस तरह से, ठीक है, मेन पर्पज़ जो कि हमारे सब्जेक्ट का है कि हमें इंग्लिश पढ़ाते हुए, ठीक है ना, एज अ टीचर हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। हम एक इंग्लिश जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसको जब हम पढ़ाते हैं तो कैसे इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज के रूप में, अगर हम इंडिया में बात करें तो जो इंग्लिश है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है और उसको हम इंडिया में एज अ सेकंड लैंग्वेज लर्न करते हैं। तो कैसे, किस प्रकार से, किन बातों को हमें इस लैंग्वेज को पढ़ते वक्त या दूसरे बच्चों को सिखाते वक्त किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से हम उसमें जो सेकंड लैंग्वेज है, इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज है, इसे हम डेवलप कर सकते हैं, कैसे बच्चे इसे सीख सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ बातों को सीखना होता है कि इंग्लिश को हम कैसे पढ़ाएं। ठीक है, मेन पर्पस क्या है कि कैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज को बच्चों को सिखाएंगे। आपने देखा है कि हमारी जो मदर टंग है, ठीक है, हमारी जो किसी भी बच्चे की जो मदर टंग है उसे वो क्या करता है, एक नेचुरल वे में क्या करता है, सीखता है। तो इंग्लिश को भी कैसे हम सिखाएं बच्चे को कि वो भी आसानी से उस लैंग्वेज को सीख पाए और जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा पर्पज़ है इंग्लिश को एज अ सेकंड लैंग्वेज पढ़ने का, उस पर्पज़ को हम क्या कर पाएँ, फुलफिल कर पाएँ। तो उसी के अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग, किस तरह से कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ ऐसे थ्योरीज बनाई गई हैं कि जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो हम क्या कर पाते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को आसानी से अचीव कर पाते हैं। ठीक है, आपने इससे पहले भी हमने पढ़ा, आपने साइकोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ा कि कैसे हम अगर कुछ, जैसे कि हमने थॉर्नडाइक के अंतर्गत पढ़ा था कि कैसे हम कोई चीज़ों को अगर उस मेथड से पढ़ाते हैं, ठीक है ना, जैसे कि उन्होंने बताया था लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ हैबिट, लॉ ऑफ रेडीनेस। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने किस चीज़ के लिए बताई थी कि कैसे बच्चा सीखे। अगर आप कोई चीज़ उनको सिखाने जा रहे हैं तो उसे वो कैसे सीखे। उसी प्रकार से इंग्लिश में कि कैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज को बच्चे को सिखाएंगे, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल, कुछ नियम पहले से दिए गए हैं जो कि हमारे मीन्स हम ये कह सकते हैं कुछ भाषाविद के अनुसार या फिर एक्सपीरियंस पे लोगों के ज्ञान के आधार पर ये हमने क्या करें, कुछ नियम और कुछ सिद्धांत दिए जिससे अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम बच्चों को लैंग्वेज आसानी से सिखा सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को, टीचिंग इंग्लिश को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सिखा सकते हैं। तो पहला जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस। अभी मैंने आपको ये बताया था कि एक लैंग्वेज जो कि मदर टंग है उसे हम नेचुरली सीख जाते हैं, उसे हम सिखाते नहीं हैं बच्चों को। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें बच्चे में, इसी में एक सिद्धांत है वाइगोस्की का, उन्होंने जो कि बोला था कि बच्चे को लैंग्वेज सिखाने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो उनमें लैंग्वेज लर्निंग की एबिलिटी क्या होती है, इनबॉर्न एबिलिटी होती है लैंग्वेज सीखने की। उसी प्रकार से यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस मीन्स हम जब भी कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो हमें किसी भी प्रकार बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम लैंग्वेज को क्या करते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस में क्या करते हैं, पढ़ाते हैं तो लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सीख जाते हैं। अब नेचुरल प्रोसेस किस तरह से, आपने देखा होगा कि अगर हम मदर टंग सीख जा रहा है, एक बच्चा घर पे अपनी छोटे छोटे सेंटेंसेस को अगर वो बोलना शुरू करता है कि मुझे पानी चाहिए, बच्चे स्टार्टिंग में अपने खाने के लिए, ठीक है ना, आपने पढ़ा कि नीड थ्योरी में आपने पढ़ा कि बच्चे को सबसे पहले उसकी क्या होती है, सिक्योरिटी की, फिर उसका मीन्स उसको अपने हेल्थ के प्रति वो कॉन्शियस होता है। तो उन चीज़ों उस वक्त वो जो डिमांड करता है वो चीज़ उसे सिखाई नहीं जाती, लेकिन उसने फिर भी वो चीज़ को, जैसे उसे प्यास लगी है तो पानी मांगता है, अगर उसे मम्मी के पास जाना है तो वो माँ बोलता है। तो ये सारी वो चीज़ें हमने उसे नहीं सिखाई, लेकिन फिर भी बच्चे ने क्या करा, एक नेचुरली उस चीज़ को सीख लिया।
तो इनका मानना ये है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसे भी हम क्या करें, नेचुरल प्रोसेस में सिखाएं। जिस तरह से मदर टंग को हम नेचुरली सीख जाते हैं, मीन्स बच्चा कॉपी करके, इमिटेट करके जिस तरह से भी लैंग्वेज को सीखता है, उसी तरह से हम जो इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज है उसे भी अगर हम नेचुरली सिखाएं, मीन्स पहले हम उसको बोलना सिखाएं, ठीक है ना। जैसे कि हम करते हैं, अगर हम उसके आसपास का इन्वायरमेंट, हमने आपको बताया कि इन्वायरमेंट हमेशा लर्निंग में, किसी के बिहेवियर हो या लर्निंग में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर भी तो उसका इन्वायरमेंट इस प्रकार से, अगर हमको लैंग्वेज सिखानी है तो हमें इस प्रकार का इन्वायरमेंट क्रिएट करना हो कि उसे हमें किसी भी प्रकार के एफर्ट के बिना ही हम उसको लैंग्वेज सीख जाएं। पहले वो कुछ आप उसको उसकी डेली लाइफ में वर्ड्स को इतना यूज़ करो, ठीक है ना, सेंटेंसेस को हम यूज़ करें तो वो अपने आप ही नेचुरली उन्हें कॉपी करने लगेगा, सीखने लगेगा उसी प्रोसेस में। कि ये नहीं कि अगर हम लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमने पहले राइटिंग करवाना शुरू कर दिया कि इंग्लिश लैंग्वेज की राइटिंग करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, बोलना ही सिखाएंगे। मीन्स उसे हम कोशिश करेंगे कि जितने से ज़्यादा वो क्या करें, इंग्लिश लैंग्वेज को सुने और अपने आसपास में उन चीज़ों को देखें, ऑब्जर्व करें। मीन्स जो कि अभी आगे भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको हम पढ़ेंगे। तो नेचुरल प्रोसेस मीन्स ये हो गया कि हम एक नेचुरल वे में, जिस प्रकार से हम अपनी मदर टंग को सीखते हैं उसी प्रकार से हम अपनी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसे भी क्या करें, बच्चों को सिखाएं। मीन्स वो नेचुरली सीखे किसी भी प्रकार से। मीन्स ये नहीं कि हम उसे सेंटेंस फॉर्मेशन सिखा रहे हैं, एक सेंटेंस लिख दिया इसको रिपीट करवा, इस तरह से नहीं। जैसे कि हम नेचुरली अपनी जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसे सीख रहे हैं कि हमने सुना, तो फिर हमने एक टाइम पे हम उसको बच्चे सुनते हैं, फिर वो खुद बोलते हैं। तो इसी प्रकार से भी इंग्लिश में हम पहले क्या करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके सुनने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो हम उसको क्या करेंगे, फिर हम उन्हीं सेंटेंसेस को बोलने की कोशिश। राइटिंग हमारा बाद के पीरियड में आता है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में हमारे क्या है, जो स्टार्टिंग जो पीरियड होगा बच्चे का, बिगनिंग अगर हम स्टेज कहते हैं, वहाँ पर लिसनिंग और स्पीकिंग को हम क्या करेंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे। तो हमारी लैंग्वेज लर्निंग क्या होगी, आसानी से होगी। सेकंड में आते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड हैबिट फॉर्मेशन। लर्निंग में हमेशा प्रैक्टिस अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसको आप सभी लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस अगर हम बार बार करते हैं, हमने आपको बताया कि किस प्रकार से अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम चीज़ों को क्या होते हैं, फिर भूल जाते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से जो चीज़ें आपने सुनी हैं, आप बच्चे को मौका दें उन चीज़ों को बोलने का। कैसे होगा, जो भी चीज़ उसने सुना उससे हमें क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए उसको बार बार हम क्या करें, रिवाइज़ कराएं उन चीज़ों को। मीन्स अगर बोलने की आपने देखा होगा कि घर में भी कोई चीज़ अगर बच्चा अगर बोल रहा है, उसने एक नया वर्ड सीखा है, तो अगर हम उस वर्ड्स को उसके बार बार रिपीट करें, यूज़ करें, कहीं ना कहीं उससे कहें कि वो इसे यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, इन जगहों पर एक वर्ड बहुत जगहों पे हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई करते हैं। तो हम अगर उसे सिखाएं बार बार, उसकी लाइफ में वो चीज़, वो वर्ड बार बार आए, तो वो क्या होगा, वो भी उससे भी हमारी क्या होगी, जो इंग्लिश लैंग्वेज होगा उसे बच्चा क्या करेगा, बहुत जल्दी ही सीख जाएगा। प्रैक्टिस एंड हैबिट फॉर्मेशन, स्टूडेंट ये कहीं ना कहीं आपस में दोनों क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि हमने स्टिमुलस और रेस्पॉन्स थ्योरी पढ़ी थी, उसके अंतर्गत आपने देखा कि जितनी बार क्या होता है कि स्टिमुलस सामने आता है, उतनी बार अगर प्रतिक्रिया होती है, ये बार बार चलता है, तो इनके बीच में एक क्या हो जाता है, कनेक्शन बन जाता है। वही कनेक्शन मीन्स अगर वो चीज़ ना होने पर भी अगर हम फिर उसी प्रकार का रिएक्ट करने लगते हैं, तो ये इस प्रकार से हमारी क्या होती है, हैबिट डेवलप हो जाती है। तो लैंग्वेज के प्रति भी उन्होंने ये माना कि जितनी ज़्यादा हम बच्चे को प्रैक्टिस कराएंगे, एक वक्त एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो उसकी हैबिट में, वो उसकी आदतों में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। वो सेंटेंस है या फिर वो वर्ड है कोई भी, या फिर वो पूरा पैसेज बोलना है, तो वो एक फिर क्या होगा कि वो उसमें क्या हो जाएगा, फ्लुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हैबिट फॉर्मेशन करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ, ठीक है, ये हमारी लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्या है, प्रिंसिपल है लर्निंग के लिए, वो लैंग्वेज लर्निंग के लिए हो या फिर हम अदर चीज़ों को भी अगर बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर हम उन्हें अपनी जो डेली लाइफ है उससे लिंक करके बताते हैं, ठीक है ना। हमने आपको बताया, अभी मैंने आपको, जैसे कि मैंने आपको जो आपने सीखी है उन चीज़ों के बारे में जब हम उनको बताते हैं, या उसके आसपास डेली लाइफ में जैसे जो जो चीज़ें हैं और उसके आसपास जहाँ भी, मैंने यहाँ पर भी बताया आपको कि कैसे जो चीज़ें उसको आ रही हैं, उन वर्ड्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पर भी अप्लाई कर रहे हैं। मीन्स अब उनकी
उनकी डे टू डे की जो लाइफ है उसमें हम इसको यूज़ करेंगे ज़्यादा, तो लैंग्वेज अपने आप बच्चे को क्या होगी, जल्दी सीखने में आएगी। लिंकिंग विथ लाइफ मीन्स उसे हम क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, मीन्स जो उसकी डेली की लाइफ की जो सारी पार्ट हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनमें हम उनको यूज़ कर रहे हैं और उसके आसपास जो चीज़ें हैं उनको एलैबोरेट करने के लिए, जैसे कि हम बच्चे को ये बोल सकते हैं कि जैसे उसने ट्री के बारे में पढ़ा, अगर उसे ट्री से रिलेटेड एक दो वर्ड ही आते हैं तो हम उसको जो अपने आसपास के पौधे हैं उनसे, कोई भी पौधा आपको दिख रहा है तो हम उससे बार बार उससे पूछ सकते हैं। तो डेली लाइफ में जो चीज़ें आपके आसपास हैं, सामने हैं, उनसे अगर हम रिलेट करके चीज़ों को सिखाएंगे तो बच्चे क्या होंगे, जल्दी सीखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये भी हमारी लैंग्वेज लर्निंग में एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोटिवेशन, ठीक है ना, मोटिवेशन जब तक मोटिवेशन होने से हम क्या होते हैं, मीन्स एक हमको एक डायरेक्शन मिलता है, हमेशा हम डाइवर्ट नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार से हमें जो इंग्लिश लैंग्वेज जो सिखाने जा रहे हैं, अगर जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा, मोटिवेटेड नहीं होंगे, तो बच्चा उसे सीखने के लिए क्या होगा, तैयार नहीं होगा, ठीक है। तो मोटिवेटेड भी रखना है लैंग्वेज के प्रति, उसके प्रति उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे को ये लगता है कि मैं इस लैंग्वेज को सीख के क्या करूँगा, ठीक है ना, मुझे नहीं सीखना, उसे उसके पर्पज़ के बारे में पता नहीं है कि उसे क्यों पढ़ रहा है वो उस चीज़ को, ठीक है ना। जब तक उसे ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं होंगी कि उसे ज़रूरत है उस चीज़ की और हमें सीखनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि लैंग्वेज का मैंने आपको बताया था, जितनी ज़्यादा हमको लैंग्वेजेस आती हैं उतनी ज़्यादा क्या होगा, बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी क्या होता है, अच्छा होता है। तो इस प्रकार से हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनके इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए हमें एक्टिविटी बेस्ड क्या करनी होगी, अपनी जो टीचिंग है उसे एक्टिविटी बेस्ड रखना होगा, उसको इंटरेस्टिंग बनाना होगा। वो आपकी टीचिंग के तरीके से होगा, किस प्रकार से आप उसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। आप उसे गेम में पढ़ा सकते हैं, या फिर हम लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे जितना ज़्यादा कन्वर्सेशन होगा, जितना ज़्यादा स्पीकिंग होगी, उतना ज़्यादा ही हम क्या करेंगे, सीखेंगे। तो हम इस प्रकार के एक्टिविटीज़ रखेंगे। ये नहीं कि बोरिंग क्लास लेक्चर मेथड हम इंग्लिश में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं जब हम उनको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई एक सेंटेंस लिख दिया, कुछ वर्ड एक दिन आपने सिखा दिए। इस तरह से अगर आप टीचिंग को करेंगे तो क्या होगा, वो बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट को डेवलप करना और मोटिवेट करना स्टूडेंट्स को उसको लर्निंग के प्रति, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारा किसका, लैंग्वेज लर्निंग का या फिर इंग्लिश को पढ़ाने का। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, ठीक है ना। मोटिवेशन से मैंने इसको रिलेट करके आपको बताया था कि पर्पस है उस लैंग्वेज को सीखने का। मोटिवेटेड वो तभी भी होंगे अगर उनको ये पर्पस क्या होगा, पता होगा। तो हमें उनको क्यों हम उस लैंग्वेज को सीख रहे हैं, अगर वो समझता है कि वो उसके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, अफेक्ट करेगा उसकी लर्निंग को, ठीक है ना। जो भी आपने देखा होगा कि आप अगर एग्ज़ाम का टाइम होता है तो हम बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, फोकस हो जाते हैं, लेकिन और टाइम पे हम क्या होता है, थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं इधर उधर कहीं ना कहीं। तो उस वक्त हमें क्या होता है, हमें अपनी टीचिंग का पर्पस नहीं पता होता है, हम क्यों करना है, किस लिए करना है। तो इसी प्रकार से तो बच्चों को भी मोटिवेट करना है, उनके पर्पस को बताकर हम मोटिवेट कर सकते हैं। तो पर्पस भी बच्चों को लैंग्वेज, क्यों हम टीचिंग को इंग्लिश टीचिंग कर रहे हैं, क्यों इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, तो उसका पर्पस क्या है वो भी हमें उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस, कंक्रीटनेस मीन्स हो गया जो चीज़ें हमारे सामने क्या हैं, विजिबल हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनको आप आसानी से देख सकते हैं, जिनको आप महसूस करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे फीलिंग, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जो हैं, जो कि हम सिर्फ जो इमेजिनेशन में होती हैं, जो फैंटेसी में होती हैं, ऐसी चीज़ें ना होकर हम पहले कैसी चीज़ों के बारे में बच्चों को पढ़ाएं जो कंक्रीट हैं, जो हमारे आसपास अवेलेबल हैं। उनसे रिलेट करके मैंने आपको बताया अभी कि पेड़ अगर है तो पेड़ पे अगर हम सेंटेंस बनाना सिखा रहे, पेड़ के एक दो वर्ड के बारे में, पेड़ के एक दो शब्द बच्चे को आते हैं तो उससे हमने सेंटेंस बना के सिखाया। और फिर उसी पेड़ से अगर फिर हम उसी से बनी हुई कुछ मटेरियल हैं उससे बच्चों को कंक्रीटनेस मीन्स हो गया जो भी सामने है, जो भी बच्चे के सामने विजिबल है, जिसे वो देख पा रहा है, जिसे वो टच कर पा रहा है, ठीक है ना, जिसे उसने देखा है कुछ टाइम पे। इन चीज़ों को अगर हम क्या करेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे तो हमारी क्या होगी, लर्निंग मीन्स जो टीचिंग लर्निंग है, इंग्लिश की जो टीचिंग लर्निंग है वो हमारी क्या होगी, इफ़ेक्टिव होगी। थैंक यू में तो इसी में आगे कुछ और हमारे पास कुछ प्रिंसिपल और हैं जिन्हें हम इंग्लिश पढ़ाते वक्त ध्यान रखते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। स्टूडेंट, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो लैंग्वेज लर्निंग है
सबसे पहले स्टेप क्या है, हम क्या करते हैं, सुनते हैं दूसरों को, उसे हम इमिटेट करते हैं, समझते हैं, या फिर किसी भी तरह से हमने उसे सुना, हमने समझा और बच्चे ने उसे उसी तरह से बोलने की कोशिश करी। तो जब भी बच्चा ये सारी प्रोसेस हो रही है तो हमें एक बात का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना होता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत या किसी भी लैंग्वेज के अंतर्गत हमें इस बात को ध्यान रखना होता है, जो भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या हो, एक्यूरेसी हो, करेक्टनेस हो, वो सही हो, और जो भी आप बोले उसे प्रॉपर वे में आप क्या करें, बोलें। ठीक है, आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा, आपने जब लैंग्वेज के बारे में आप पढ़ रहे थे, उसके कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि हमारी कहीं ना कहीं जब हम कल्चरल इफ़ेक्ट भी हमारी लैंग्वेज के अंतर्गत होते हैं। वो कल्चरल इफ़ेक्ट कैसे आते हैं, वो इसी तरह से, क्योंकि हम लैंग्वेज को क्या कर रहे हैं, सीखते हैं दूसरों से। जिस कल्चर में जिस तरह के टाइम इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, सीखते हैं। तो जिससे आप सीख रहे हैं, आपका जो स्टूडेंट है वो आपसे सीखेगा, अपने कलीग्स के साथ सीखेगा, अपने साथ में पढ़ने वाले बच्चों के साथ सीखेगा। तो वो जो भी लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, करेक्टनेस हो और वो एक्यूरेट हो। मीन्स जितनी कम मिस्टेक होंगी जब भी आप सिखा रहे हैं, जब बच्चा सीखने की स्टेज में है वहीं पर अगर उसे करेक्ट कर लिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, लैंग्वेज को अच्छी तरह से सिखा पाएंगे। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसे सिखाने के लिए हमें इस बात को बहुत सा ध्यान रखना होता है कि एक्यूरेसी और करेक्टनेस क्या हो आपकी लैंग्वेज में हो, जो भी वो सीख रहा है, जहाँ से भी वो सीख रहा है। ठीक है, वो कहीं अगर वीडियो से सीख रहा है या किसी को सुन रहा है, तो अगर वो न्यूज़पेपर से सीख रहा है, बुक्स को सीख रहा है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसी बुक्स अगर पढ़ रहे हैं जिसमें बहुत सारे मिस्टेक हैं तो वो उसे क्या होंगी, गलत ही उसको क्या करेगा, सीखेगा। जिस तरह से आपने देखा होगा हिंदी लैंग्वेज अगर हम बात करते हैं, हमेशा हम कहते हैं कि हिंदी अपने आप में क्या है, बहुत क्लिष्ट है। हमने उसे हम जो हिंदी लैंग्वेज सीखते हैं वो अपनी लोकल में जो लोग बोलते हैं उससे हमने उसे सीखा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमें अपनी हिंदी की जो हिंदी लैंग्वेज का एग्जैक्ट रूप है, ठीक है ना, जो एग्जैक्ट वर्ड है उसे हम नहीं सीख पाते, क्योंकि हमने बुक से ना पढ़ के बल्कि किससे सुन के ज़्यादा चीज़ें क्या करी होती है, सीखी होती हैं। तो अगर जब इंग्लिश लैंग्वेज आप सिखा रहे हैं तो जहाँ भी जो भी सोर्स है वो करेक्ट हो, उसमें क्या हो, एक्यूरेसी हो। तो इस बात को हमें ध्यान रखना होता है टीचिंग इंग्लिश के टाइम पे। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। ठीक है, जब भी आप पढ़ा रहे हैं, मीन्स ये प्रिंसिपल जो है कहीं ना कहीं आपकी टीचिंग को आसान बनाएगा। इंग्लिश टीचिंग को क्या करेगा, ये आसान बनाएगा जब हम कुछ चीज़ों को सेलेक्ट कर लेते हैं और उनको ग्रेडेशन मीन्स जो एक अलग कैटेगरी के हैं उनको एक साथ रख के, जो एक कैटेगरी के हैं उन्हें एक साथ रख के जब हम क्या करते हैं, सिलेक्शन और ग्रेडेशन करते हैं, तो इंग्लिश टीचिंग और भी क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। अब इन्होंने कुछ बताए हैं कि किस आधार पर हम क्या करते हैं, सिलेक्शन और ग्रेडेशन कर सकते हैं। सिलेक्शन मीन्स ऐसे चीज़ों को आप सेलेक्ट करेंगे जिनमें क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, मीन्स जो बार बार यूज़ होते हैं, ऐसे वर्ड, ऐसे सेंटेंसेस जो क्या हो रहे हैं, पहले स्टार्टिंग में हम उन चीज़ों को बच्चे को सिखाएंगे। जैसे कि अगर वो कार्टून देख रहा है तो वहाँ पे वो डेली लाइफ की बातें करते हैं, तो वो इसलिए वहाँ पर जल्दी आसानी से सीख जाते हैं चीज़ों को, क्योंकि वो उन्हीं चीज़ों को बार बार क्योंकि हमारा एक तो सिद्धांत है कि हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस होगी, जितनी बार उसको अप्लाई करेंगे तो उतनी बार जल्दी हम क्या करेंगे, सीखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी जिसमें जितनी ज़्यादा क्या होगा, जो फ्रीक्वेंट होगा, जो ज़्यादा बार यूज़ हो रहा है, उन्हें अगर ऐसे वर्ड्स को हम चुनेंगे और आप ऐसे वर्ड्स पढ़ा रहे जो उसकी लाइफ में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते, जिनको वो कहीं अप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे वर्ड्स के साथ क्या होगा कि बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो हमें कुछ ऐसे वर्ड का यूज़ करना चाहिए जिनका क्या हो, फ्रीक्वेंसी मीन्स जो बार बार यूज़ होते हों। रेंज और कवरेज कहीं ना कहीं एक से वर्ड है। एक होता है कि जैसे मैंने आपको बताया, एक पेड़ से रिलेटेड अगर आप पेड़ से रिलेटेड कोई वर्ड्स अगर बच्चे को सिखाते हैं, ट्री, तो हमारे पास बहुत बड़ा रेंज होता है उसको सिखाने के लिए, क्योंकि आसपास कहीं भी जाओ, छोटे पेड़, बड़े पेड़ या फिर कुछ अलग तरीका का पेड़ आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन तो इस तरह के वर्ड्स को उन्होंने बोला कि जिनकी रेंज ज़्यादा हो, जिनको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पा रहे हैं,
उन चीज़ों को हम पहले क्या सिखाएं, बच्चों को सिखाएं। जैसे कि खाने की हैबिट से रिलेटेड है, कुछ खाने की चीज़ों की अगर हम बात करें तो बच्चे के आसपास में बहुत सारी खाने की चीज़ें होंगी, तो वो चीज़ें हम ज़्यादा सिखा पाएंगे। ये नहीं कि आप कहीं बाहर के रेस्टोरेंट की बात कर रहे हो, फॉरेन रेस्टोरेंट की चीज़ों के बारे, अगर आप उसे घर की चीज़ों के बारे में बताएंगे तो रेंज जिस चीज़ का ज़्यादा होगा, ठीक है। मीन जो एक वर्ड है, जैसे ये टेबल है, यहाँ पे ये टेबल है, तो इसी से रिलेटेड उसके आसपास में बहुत ज़्यादा मीन्स लकड़ी से बनी हुई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, जैसे डस्टर भी है, हम डोर से उनको रिलेट, विंडो से रिलेट करके बता सकते हैं। तो जिस चीज़ का जितना ज़्यादा रेंज है, मीन जो चीज़ बहुत ज़्यादा, जहाँ तक जितनी ज़्यादा उसमें हम ऐड कर सकते हैं चीज़ों को, इन चीज़ों को हमें क्या करना होगा, पहले सेलेक्ट करना होगा, पहले इन चीज़ों को हम बच्चों को बताएंगे, तो हम क्या करेंगे, टीचिंग इंग्लिश हमारी क्या होगी, जल्दी हो पाएगी। तो उन्होंने बोला इन्हीं के आधार पर हम ग्रेडेशन भी करेंगे। अवेलेबिलिटी का मीन्स भी वही हो गया, जो चीज़ें अवेलेबल हैं आपके आसपास में, जो चीज़ें हैं उन्हीं से रिलेट करके। टीचेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एक ही है, लगभग हम इसको एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ चीज़ जो एबल हो उस पर उन्हीं को, अवेलेबल हो जो, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अगर आप पढ़ाएंगे तो आप क्या कर पाएंगे, जल्दी सिखाएंगे। मीन्स आपके घर में जो चीज़ें हैं, घर पे आप सिखा रहे हैं तो घर में जो चीज़ें हैं, स्कूल में अगर आप उसे लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो स्कूल में जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को ही लेकर आप अगर पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे, जल्दी सीखेंगे। टीचेबिलिटी थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है यहाँ पर कि टीचेबिलिटी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, नहीं, मतलब आप कोशिश करोगे, हम हमेशा ये टीचर ये कोशिश करता है कि बच्चे को किसी भी तरह से वो समझ आ जाए, उसके आसपास में चीज़ें हैं उनसे रिलेट करके बताएगा, या फिर कुछ सिचुएशन उस तरह से क्रिएट करके वो उनको समझाए। तो जिन चीज़ों को वो समझा पाता है, जिन चीज़ों को वो लैंग्वेज लर्निंग पे करते वक्त इस बात को ध्यान में रखे टीचर कि जिन चीज़ों को वो आसानी से पढ़ा पाता है। अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है ना, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है, हम समुद्र के बारे में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आज अगर हम यहाँ पर हैं तो अगर हम सी के बारे में बात करने लगेंगे तो बच्चों के लिए इमेजिनेशन करना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, टफ हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर हम रिवर के बारे में पढ़ाएं या फिर रिवर को हम एक नाले से अगर रिलेट करके पढ़ाएं तो वो टीचेबिलिटी मीन जिन चीज़ों को टीचर पढ़ा पाए उन चीज़ों के विषय में वो बात करे तो तभी हमारी लैंग्वेज क्या होगी, आसानी से हो पाएगी। तो अवेलेबिलिटी और टीचेबिलिटी आप समझ गए होंगे कि टीचेबिलिटी जिन चीज़ों को पढ़ा पा रहे हैं, जिन चीज़ों को सिखा पा रहे हैं, उन्हीं को आप पहले क्या करेंगे, फोकस करेंगे, उन्हीं चीज़ों का आप सिलेक्शन करेंगे, उन्हीं का आप क्या करेंगे, ग्रेडेशन करेंगे। मीन्स एक ग्रुप बनाएंगे, जैसे कि हमने बोला कि हम रोल प्ले करके भी बहुत सारी चीज़ों को बच्चों को सिखाते हैं अगर लैंग्वेज में। तो जिन चीज़ों को आप एक साथ जिन चीज़ों को सिखा सकते हैं, जैसे आपने देखा होगी फ्रूट्स के नेम एक बार हम सिखाते हैं, बिल्डिंग्स के नेम अगर हम एक साथ सिखा रहे हैं, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करेंगे तो बच्चों को जो लैंग्वेज है वो आसानी से सीखेंगे। उसी है लर्नेबिलिटी। अब ये भी ध्यान रखना आपको कि आपने टीचेबिलिटी तो है, आपने तो समझा दिया, लेकिन बच्चा उसे सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा, इसको भी आपको क्या करना होता है, ध्यान में रखना होता है कि बच्चा जो उसकी एबिलिटी है सीखने की या नहीं। अगर आप बहुत बड़ी टॉपिक्स के बारे में बात करने लगेंगे, देश के बारे में बात करने लगेंगे, आप फैमिली के बारे में बात करेंगे, उनके फ्रेंड्स के बारे में बात करेंगे तो वो सीख जाएंगे। लेकिन आप कंट्री की पॉलिटिक्स के बारे में बात करने लगे, देश के बारे में बात करने लगे, इकोनॉमी के बारे में बात करने लगे तो वो उनकी लर्न एबिलिटी नहीं है। तो लैंग्वेज सिखाते वक्त इन चीज़ों को भी हमें क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मीन्स यही है, उन्होंने बोला कि एक सेम तरह के जो वर्ड होते हैं उनकी हम क्या कर लें, ग्रुपिंग कर लें। आपने देखा होगा लैंग्वेज सिखाते वक्त जो अल्फ़ाबेटिकली मीन्स वॉवल्स, अगर ए वॉवल से रिलेटेड फिर ई से रिलेटेड हम वर्ड्स को सिखाते तो उनमें कहीं ना कहीं क्या है, सिमिलैरिटी है। ये हमने लैंग्वेज लर्निंग पे भी सीखा था, नहीं जब हम लर्निंग थ्योरीज पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब चीज़ें सिमिलर होती हैं तो बच्चे आसानी से क्या करते हैं, सीख पाते हैं, क्योंकि वो रिलेट करते हैं दो चीज़ों को। उसी तरह से यहाँ पर भी है ग्रुपिंग। उन्होंने यही बोला सिमिलर चीज़ों की जब आप ग्रुपिंग करते हैं तो बच्चे क्या करेंगे, आसानी से सीखेंगे। अब आता है यहाँ पर उन्होंने बोला कि ग्रुपिंग भी आप लैंग्वेज में किस प्रकार से करते हैं, उन्होंने 4 प्रकार से बताई। जैसे कि पहले है फोनेटिक ग्रुपिंग। फोनेटिक ग्रुपिंग होगी एक टाइप से जो साउंड जो क्या करते हैं, ऐसे वर्ड भी हैं बहुत सारे जो एक ही टाइप से क्या करते हैं साउंड, जैसे पेन, मैन, हैन,
तो ये क्या है, फोनेटिक ग्रुपिंग मीन्स एक तरह का क्या है, इनमें साउंड है, ठीक है ना। जैसे हेयर, इन्हीं को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो ये है फोनेटिक। तो एक तरह के वर्ड्स को जब हम पढ़ाते हैं तो ग्रुपिंग करके अगर हम पढ़ाएंगे तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। फिर है लेक्सिकल ग्रुपिंग। लेक्सिकल ग्रुपिंग मीन्स हो गया कि कोई सिचुएशन क्रिएट करके बताना। मीन्स जैसे कि अगर क्लास में किस तरह की सिचुएशन होती है, बच्चे बहुत बार अपने टीचर को कॉपी करते हैं, तो उनको हमें तो लैंग्वेज सिखाना है, ठीक है, वो कैसे भी लैंग्वेज को सीखे। आपने उनके बीच में क्लास एक्टिविटी कराई, चलो आप लोग को एक टीचर बन जाओ, तो वो सिचुएशन हो गई, क्लास के बारे में वो बात करेंगे उसमें। या फिर वो घर पे भी वो लोग बहुत करते हैं कि घर पे मम्मी कैसे करती है, पापा कैसे करते हैं, उनकी रोल प्लेइंग अगर करते हैं तो एक तरह के सिचुएशन, ठीक है ना। स्कूल पे अगर मार्केट प्लेस में है तो मार्केट पे हमारी बात करने का तरीका क्या हो जाता है, अलग होता है, क्योंकि हम वहाँ पे शॉपकीपर से बात करते हैं। तो उन सिचुएशन को क्रिएट करें। अगर हम कहीं बैंक में जा रहे हैं तो बैंक में हमारे बात करने का तरीका क्या होता है, अलग होता है। तो उन वर्ड्स की एक ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो किस तरह से सिचुएशन क्रिएट जब आप करते हैं, कहीं के आपने मार्केट प्लेस का सिचुएशन क्रिएट किया है, वहाँ के बारे में वो बोल रहे हैं, ठीक है ना। कहीं ये बच्चों को ये करवाया कि मार्केट में गए हो आप लोग, ये मार्केट है, शॉपिंग करो, ठीक है ना, शॉपकीपर से बात करो, किस तरह से। तो इस तरह से एक तरह के सिचुएशन बनाएंगे। तो एक दिन में जैसे मार्केट की सिचुएशन की बात आपने करी, एक दिन की आपने बात करी जैसे कहीं मंदिर गए हैं तो वहीं की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इस तरह से सिचुएशन बना, अलग अलग सिचुएशन बनाकर जब हम लैंग्वेज सिखाते हैं, ग्रुपिंग करते हैं उनकी, तो बच्चे लैंग्वेज को जल्दी सीखते हैं। ग्रामेटिकल ग्रुपिंग मीन्स ग्रामर में भी हमारे बहुत सारे रूल होते हैं, ठीक है ना। कभी हम आर्टिकल पढ़ाते हैं, कभी हम प्रीपोजिशन पढ़ा रहे हैं, कभी हम कंजक्शन पढ़ा रहे हैं। तो एक ग्रुपिंग करें। अगर आप आर्टिकल को ही पढ़ा रहे हैं तो आर्टिकल से रिलेटेड सेंटेंसेस आप बनाएं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हम एक सेंटेंस लिखें, हमारा फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसी से हम बहुत सारे, इसी में अगर हमने बोला आई एम टीचर, आई एम अ टीचर, इसी तरह से हम बच्चों को बोल सकते हैं कि वो और भी लिखें, बहुत सारे सेंटेंसेस लिख सकते हैं। वो आई एम स्टूडेंट, इसी तरह से फिर वो और कुछ और लिख सकते हैं। आई एम अ डॉक्टर, ठीक है, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट। तो इस तरह से सेम तरह की सेंटेंसेस अगर आपने सिखाए हैं तो बच्चा क्या करेगा, इसको जल्दी सीखेगा। तो ये हो गया ग्रामेटिकल, ठीक है ना। ग्रामर फॉर्मेशन क्या था, हमने लिया क्या पर्पज पढ़ाने का, ग्रामर भी आप पढ़ा रहे हो, लेकिन उसी से आपने बोला, इसी में वो बहुत बना देंगे। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ इंजीनियर, आई एम अ, इस तरह से हम क्या करेंगे, बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो एक टाइप जब भी पढ़ा रहे तो एक सिमिलर चीज़ों को अगर हम पढ़ाएंगे तो जल्दी, तो कहीं ना कहीं ये नहीं कि आप एक टाइम पे यही प्रिंसिपल, कभी आप ये यूज़ कर सकते हैं, कभी आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये आपका डेली अप्लाई होगा, ठीक है। मल्टीपल अप्रोच हम फिर पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग बनाते हैं। अब ये नेक्स्ट ग्रुपिंग इसने बोला कि हम कैसे बना सकते हैं, सिमेंटिक होता है मीनिंग, अर्थ से। तो जिन वर्ड्स का आपने देखा होगा कि एक ही वर्ड्स से बहुत सारे मिलते जुलते क्या होते हैं, सिनोनियम जिन्हें हम कहते हैं। अगर एक ही वर्ड के बहुत अलग अलग और भी वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग एक ही निकलता है। तो इस प्रकार के वर्ड्स को हम एक साथ पढ़ाएं, ठीक है। कभी आपने सिनोनियम्स पढ़ा लिए, कभी आपने एंटोनियम्स, तो बहुत सारी वेरिएशन करके हम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश को टीच करते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन अप्रोच, ठीक है। अप्रोच स्टूडेंट अपने आप में एक बहुत में, जब अगर हम अप्रोच की बात करते हैं तो टीचिंग को, एक लैंग्वेज को पढ़ाने का एक बहुत बड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट है कि किन चीज़ों को हमको उसको ध्यान रखना चाहिए। तो इन्होंने कुछ अप्रोचेस के बारे में बात करी है, जैसे कि इन्होंने बताया कि सोशल अप्रोच इसमें बताया गया है, फंक्शनल अप्रोच के बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है, एंड कल्चरल अप्रोच, ठीक है, कल्चरल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच यही है कि एक टाइप के स्ट्रक्चर, एक टाइप के सेंटेंसेस आप क्या करते हैं, जब इस तरह से आपको मीन्स किसी भी अप्रोच को आप, ये वही है कि एक ही पर्टिकुलर अप्रोच को लेकर आप नहीं पढ़ेंगे कि आपने कहा कि मैं सिर्फ ग्रुपिंग के आधार, सिमेंटिक ग्रुपिंग के आधार पर ही पूरी लैंग्वेज को पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको ये भी यूज़ करना पड़ेगा, आपको ये भी आपको यूज़ करना पड़ सकता है, ये भी आपको। तो यही है मल्टीपल लाइन अप्रोच, मीन्स बहुत सारी डिफरेंट अप्रोचेस को आपको क्या करना चाहिए, लैंग्वेज पढ़ाते वक्त, इंग्लिश टीचिंग कराते वक्त ध्यान रखना चाहिए। सोशल अप्रोच हो गया
कि सोसाइटी की चीज़ों को, जो भी मीन्स डे टू डे की लाइफ को अगर हम लेके बात करते हैं तो बच्चे लैंग्वेज को क्या करेंगे, सीखेंगे। इसी प्रकार से फंक्शनल जो चीज़ें, कोई एक्टिविटी कभी हम सिखाते हैं कि जैसे कि हमने बोला कि खाना किस प्रकार, वो भी एक फंक्शन ही है, ठीक है। खाना किस प्रकार से बनाते हैं उसकी प्रोसेस आप लिख रहे हैं, तो इन चीज़ों को, इसको आप बता सकते हैं इस तरह से। इसी प्रकार से कल्चरल, एक कल्चरल विषय, वहाँ के कल्चर के बारे में आपको बात करना है, तो वहाँ के कल्चर को ध्यान में रखते हुए जब आप पढ़ाते हैं तो इस प्रकार की अप्रोच में सभी को हमको क्या करना चाहिए, सभी अप्रोचेज को हमको यूज़ करना है। तो ये कुछ मेन प्रिंसिपल्स थे लैंग्वेज टीचिंग के या इंग्लिश टीचिंग के हम कह सकते हैं। और इससे भी अगर कुछ और जो इसमें प्रिंसिपल रह गए हैं वो मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी या फिर हम लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।